जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। अगली जो मृदा है मरुस्थली मृदा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मरुस्थली मृदा में थोड़ा सा लिख लो क्या है। इसका जो रंग होता है एक तो लाल होता है, लाल और भूरा होता है। पहली बात, क्योंकि हम देखे भी हैं रेतीली जो मिट्टियां होती हैं बेसिकली ये राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है मरुस्थली मृदा। मरुस्थली का मतलब होता है रेतीली। रेतीली और लवणी मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यह जो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है तो इनके नीचे परतों के नीचे चूने के कंकड़ की सतह पर यह क्या हो जाती है, पाई जाती है। यानी कि इसके नीचे क्या पाई जाती है, चूने के कंकड़। चूने के कंकड़ के सतह पर यह मृदा पाई जाती है। अब इसके चूने के कंकड़ के सतह पर पाए जाने के कारण क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। जल का स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है का मतलब क्या है, जैसे ये मिट्टी वाला भाग है, इसके नीचे ये क्या पाई जाती हैं, चूने कंकड़ पाए जाते हैं, जिसके कारण से जल स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है। यानी जल नीचे की ओर ज्यादा नहीं जा पाता है। यानी तो जल स्पंदन अवरुद्ध होने का मतलब चूना पत्थर नीचे पाए जाने के कारण इसी के सतह पर यह मिट्टी पाई जाती है इसके ऊपर। तो इसके कारण से क्या होता है कि जल नीचे नहीं आ पाता है, इसके कारण से यह मृदा मरुस्थली मृदा हो जाती है। इसीलिए क्योंकि जल नहीं आ पाते हैं। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान वाले क्षेत्र में हम देखते भी हैं ज्यादा से ज्यादा मरुस्थली, उनमें भी यह मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा, मरुस्थली मृदा। रंग कैसा होता है, लाल और भूरा होता है। इसमें जल स्पंदन अवरुद्ध होता है, किसके कारण, चूना पत्थर के सतह पे पाए जाने के। मरुस्थली मृदा समझ में आ गया। इसमें देखो पूछोगे खेती हो सकती है कि नहीं, तो देखो खेती इसमें अधिक से अधिक सिंचाई के बाद हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा जब हम क्या करेंगे, इस मृदा को सिंचित करेंगे। जैसे कि राजस्थान के पश्चिमी भागों में इस मृदा पे अधिक से अधिक इसकी सिंचाई करने के कारण इसको कृषि योग्य बनाया जा सका है। ज्यादा से ज्यादा जब जल हम इसमें देंगे तब जाकर के इस मृदा पर कुछ चीजें उपजाऊ होंगी। ये मरुस्थली मृदा। लेटराइट, लेट जो राइट यही है ना, लेटराइट मतलब लेट के राइट में लेट जाओ ना, ऐसा थोड़ी कुछ है। लेटराइट, देखो लेटराइट जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द लेटर, ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसमें लेटर का अर्थ होता है ईंट। क्या, ईंट। लेटराइट मृदा नाम इसका इसलिए पड़ा गया क्योंकि ये मृदा जो है वह जो लेटर शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। समझ में आया, लेटराइट मृदा। पूछा जाएगा भारी जो वर्षा वाले क्षेत्र है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विकास होता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्र का मतलब क्या है, जहां ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जल हो, मतलब बारिश होता रहे। जल का मतलब ये नहीं है, जहां ज्यादा से ज्यादा वर्षा होगा उन वाले क्षेत्रों में लेटराइट मृदा का निर्माण होगा। वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन, उष्णकटिबंधीय। जब भारी वर्षा होगी तो निच्छालन का मतलब क्या होगा, कटाव, उसके कारण से। और कौन से इलाकों में, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय जो लेटराइट मृदा अधिक गहरी तथा अम्लीय होती है। यह विकास मतलब कहाँ होगा, अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों में, उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब होता है, ये हमारी मानते हैं काल्पनिक एक हमारी क्या है, रेखा है, बीच से बांटती है। कौन सी रेखा, विषुवत या 0 डिग्री। ठीक, इसके ऊपर हम देखते हैं तो एक क्या होता है, कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है ये भाग, यानी जो भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा, इस पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। इनके कारण यहाँ क्या होता है, यहाँ का तापमान ज्यादा होता है। तो तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ भारी वर्षा होती है, जिनके कारण से लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। यानी इन वाले क्षेत्रों में लेटराइट मृदा बनेगी। उष्णकटिबंधीय भारत का कर्क रेखा पर बीच बीच में भारत को काटती है, तो ये वाला जो भाग पड़ेगा ये वाला भी हमारा उष्णकटिबंधीय में आ जाएगा। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जहां पर
सदाबहार वन पाए जाएं। सदाबहार वन का मतलब होता है जो हमेशा क्या होते हैं, बारिश के कारण पेड़ पौधे हमेशा हरे रहते हैं। सदाबहार जानते हो, एक शब्द आता है सदाबहार। सदाबहार का मतलब सब मौसम में एक समान रहना, यानी उसमें हमेशा बारिश होती रहती है, तो इसके लिए वहाँ का जो पेड़ पौधे हैं वो सब हरे हमेशा रहते हैं। तो और कैल्शियम इसकी कमी होती है, जब पदार्थ फास्फोट कैल्शियम इन सब की कमी होती है, और ऑक्साइड और पोटास की इसमें अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कैल्शियम की कमी होती है इस वाले मृदा में। कौन से? लैटराइट मृदा में। इसी कारण से इस पे काजू की खेती की जाती है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश काजू की खेती क्या होती है, इस पे की जाती है। बढ़िया है कि नहीं? काजू का खाते रहो, खूब काजू होगा, बना करके एकदम बॉडी एकदम प्रोटीन वोटीन ले करके। तो मृदा हमारे यहाँ भी रहे तो ठीक रहेगा, सही है रहेगा। काहे नहीं, काजू दुनिया भर का इतना महंगा मिल ही रहा है। तो देखो लेटराइट मृदा पे खेती जो होती है, इसके वृक्ष मतलब जो पाए जाते हैं वो काजू की खेती पाई जाती है, काजू के वृक्ष पाए जाते हैं। कारण क्या है? नाइट्रोजन की कमी है, इसी कारण से, और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं, तो यह निर्माण इनका इसीलिए होता है। लेटराइट मृदा लैटिन भाषा का शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ है ईंट। बता दोगे? काजू जो खाओगे ना, तो कोई पूछेगा काजू कौन सी मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय वाले इलाकों में, जहाँ पे क्या होता है भारी वर्षा होता है, उनके कारण से। मात्रा की अगर पूछा जाएगा तो लौह और पोटास की मात्रा अधिक होती है। कमी पूछेगा तो नाइट्रोजन होते हैं, उसके अलावा फास्फोरस की कमी होती है, और कैल्शियम की भी कमी पाई जाती है इस मिट्टी में। तो खेती के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू की खेती। वन मृदा देखो नाम से ही है, वन मृदा का मतलब वन वाला मृदा, जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा हो, वन ज्यादा हो, वह वन मृदा है। भारी वर्षा इसमें भी आवश्यक होते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं वो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, यानी ये हमेशा 12 महीनों हरे भरे रहेंगे यहाँ के पेड़ पौधे। तो ज्यादा से ज्यादा जो वर्षा वाला क्षेत्र रहेगा वहां पे क्या होगा, वन मृदा का निर्माण जो होता है वो पर्वतीय पर्यावरण के कारण होता है। पर्वतीय पर्यावरण के कारण, जब पर्यावरण में कुछ बदलाव होते हैं उनके कारण भी इनकी मिट्टियों का क्या होता है, जब पर्यावरण में बदलाव होगा तो इनके गठन और संरचनाएं भी क्या होंगी, बदलती रहेंगी। कौन सी मृदा की? वन मृदा की। नदी घाटियों में जो वन मृदा होती है वह दोमट और सिल्क होती है। नदी घाटियों में दोमट और सिल्क होती है, और जैसे ऊपरी इलाकों में जाती है यह मोटी हो जाती है, मोटी कणों के रूप में पाई जाती है वन मृदा। तो ज्यादा से ज्यादा इस पे हम क्या देखेंगे, वन ही देखेंगे। नहीं देखते हो वन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, पहाड़ वहाड़ पे मिलते हैं ना, पेड़ देखते हो निकल जाते हैं। अब वो मिट्टी को सोचो कि उस पे कुछ को खुदाई करके जुताई करके उसको बोले, तो हमारे बस का वो है नहीं, क्योंकि इस पे बहुत मोटे मोटे कण पाए जाते हैं, पत्थर के समान पाए जाते हैं, उसमें से वृक्ष निकल जाते हैं। लेकिन उसमें ये कहो कि गेहूं चावल धान सब उगा ले तो नहीं होगा, तो ये वन वाले क्षेत्र हो जाएंगे। उसके अलावा हिमालयी क्षेत्र में इस मृदा का सबसे ज्यादा क्या होता है, अपर्दन होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्र में इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, अपर्दन होता है। अपर्दन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का कटाव। देखते हैं अपर्दन क्या होता है। देखो मिट्टी का अपर्दन, मिट्टी का जो अपर्दन होता है, अपर्दन हम उसको कहते हैं जब मिट्टियों को क्या करते हूँ, जल या हवाएं बहा करके अपने साथ लेके चली जाती हैं, वही क्या होता है, मिट्टी का अपर्दन होता है। हमने पढ़ा था शुरू में भूमि का निम्नीकरण, निम्नीकरण भी पढ़ा था ना, वह भी क्या है, एक तरह से अपर्दन के ही कारण है। जैसे अपर्दन के दो कारण मुख्यतः हो जाएंगे, एक हो जाएगा मानवीय कारण, दूसरा हो जाएगा भौतिक कारण। मानवीय कारण में वही जो हमने देखा था, क्या, अति पशुचारण, उसके अलावा अत्यधिक खनन, उसके अलावा जल प्रदूषण, उसके अलावा जो मकान हम बनाते हैं जंगलों को काट करके पेड़ पौधों को, वो होता है। और प्राकृतिक वाले में क्या हो जाएगा, भौतिक वाले में जब हम देखेंगे, भौतिक या प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण में क्या हो जाएगा, जल और पवन,
जल और पवन के कारण जो मिट्टियों का बहाव हो रहा है वही क्या है, अपरदन है। पवन के कारण क्या होता है, शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क या शुष्क जो क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होती है, शुष्क हवाएं चलती हैं और हवाएं अपने साथ मिट्टियों को क्या करती हैं, उड़ा करके लेके चली जाती हैं। उससे भी मृदा का क्या होता है, अपरदन होता है। उनके अलावा सबसे ज्यादा जो अपरदन होता है वो जल से होता है। जल से अपरदन कैसे होता है, जल तीव्र गति से बहा करके अपने साथ लेकर के चली जाती है मिट्टियों को, जिससे मिट्टियों का कटाव हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। ये जल का जो अपरदन होगा ये भी दो प्रकार के, एक अवनलिका अपरदन, एक अवनलिका अपरदन और दूसरा परत या चादर अपरदन। अब ये क्या है, अवनलिका, बहुत तीव्र गति से जब ढलानों पर से जल अपने साथ मिट्टी को बहा करके ले जाती है तो बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, नलिका समान ये एक आकृति बना लेती है, यानी बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे बनने के कारण उसमें जुताई उताई नहीं हम आसानी के साथ करा सकते हैं, यानी कि मिट्टियों का एक तरह से फैलाव हो जाता है, बीच बीच में गड्ढे बन जाते हैं, उसी को हम कहते हैं अवनलिका। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, अवनलिका जल अपरदन। दूसरा है परत या चादर अपरदन। परत या चादर का मतलब क्या होता है, जल मिट्टियों को अपने साथ बहा करके लेके चले जाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम परत या चादर अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी का अपरदन हो गया। मिट्टी का अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का बहाव, कटाव, उन्हीं को हम कहते हैं अपरदन। जो गतिविधियां कर रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए। मानव गतिविधियों का मतलब क्या था, अति पशुचारण, उसके अलावा अत्यधिक खनन, वृक्षों का जो कटाव कर रहा है उससे, इन सब पे यदि हम कंट्रोल कर लेंगे तो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अब दूसरा जो है प्राकृतिक में कैसे हम रोक सकते हैं, प्राकृतिक में रोकने के लिए हम क्या करेंगे, वन अगर अपरदन को रोकना है तो हमको क्या करना है, लाइन से क्या कर देना है, वृक्षारोपण कर देना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना है। जैसे देखो लाइन से अगर हम वृक्ष लगाएंगे, ऐसे मान लेते हैं, ये देखो लाइन से, अब हवा अगर इधर से चलेगी हवा, तो जाकर के हवा तेज गति से इसमें टकराएगी, इसमें आके और कमजोर हो जाएगी, इसमें और कमजोर हो जाएगी, तो यह कहीं ना कहीं मिट्टियों को ला ला के यहीं पर कहीं ना कहीं सिमट के रह जाएंगी, यानी वो पूरा उसको उड़ा करके नहीं ले जाकर पाएगी। ठीक है, क्योंकि वेग उसका, ये पेड़ क्या कर दे रहे हैं, हवा का रोक दे रहे हैं, तो इससे अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा जो जल वाला अपरदन है उसको कैसे रोका जा सकता है, जल वाले अपरदन को हम एक सीढ़ीनुमा खेती करके रोक सकते हैं। सीढ़ीनुमा खेती का मतलब होता है ऐसे ऐसे कुछ सीढ़ीनुमा टाइप की खेती बना देंगे जो भी है लाइन से, तो जल का अपवाह यहाँ से होगा तो यहाँ के स्लो हो जाएगा, यहाँ स्लो, यहाँ स्लो, यहाँ ऐसे धीरे धीरे मतलब गति उसकी क्या हो जाएगी, तीव्र। जैसे देखते हो गाँव में हम लोग क्या करते हैं, गाँव में बहुत लोगों को देखोगे मिट्टी दरवाजे पर जब अपने डालते हैं तो किनारे किनारे से वो रोकने के लिए कुछ बना देते हैं, घास फूस या जिसका भी होता है उससे वो क्या कर देते हैं, बना देते हैं, जिससे मिट्टी क्या होती है उनके दरवाजे से दूर बह करके दूसरी जगह नहीं जाती है। उसी प्रकार सीढ़ीनुमा में भी क्या होती है, घास आ जाती है, घास जब आ जाएगी इस पे घास ऐसे ऐसे निकल गई तो घास हम जल के अपवाह को स्लो कर देगी, नीचे आएगी या और स्लो कर देगी, तो यानी पूरा बहा करके वो मिट्टी को नहीं ले जा पाएगा, जिससे कि मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। तो जल से भी हम सीढ़ीनुमा खेतीदार जब, या मेड़बंदी देखते हो खेतों में, खेत जब हम बोते हैं तो मेड़ बना देते हैं पानी चलाने के लिए, इस गाटा में पानी चल गया इसमें चलेगा, तो इस गाटा से इस गाटा में पानी नहीं आता, किसके कारण, मेड़बंदी के कारण, तो जब इसमें से इसमें नहीं आएगा तो भी अपरदन नहीं होगा। यानी मतलब एग्जाम्पल ये समझाने के लिए है कि इनके माध्यम से हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये आज हमारा भूगोल का जो कक्षा 10 का सामाजिक विषय पहला पाठ था यह समाप्त हुआ, संसाधन और विकास, जिसको हमने टॉपिक वाइज एक एक अर्थ के साथ समझने का प्रयास किया और आई होप में आ गया होगा। और यदि इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन सारे मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा का बनना, संसाधन, जैव अजैव, नवीकरण और नवीकरण, हमने तमाम चीजों को इसमें कवर किया। उसको एक बार आप लोग अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो ये वीडियो हम प्ले लिस्ट में
सारे वीडियो को जो टॉपिक वाइज पार्ट वाइज बनाए गए उनको एक में रख देंगे, जिससे आसानी के साथ आपको सभी वीडियो 9-10 जितने भी वीडियो होते हैं वो आसानी के साथ मिल जाएंगे। पूरा वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे। और ये जो मृदा का वर्गीकरण हमने क्षेत्र को देखा, उसके लिए मैप हम लेकर के बैठेंगे। उसके बाद से इसको क्या करेंगे, आसानी के साथ समझते और पढ़ते जाएंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन से क्षेत्र में यह मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे जलोढ़ मृदा का अधिकतर क्षेत्र कौन सा है, क्वेश्चन पूछ देगा तो हम बता देंगे कौन सा, संपूर्ण उत्तरी मैदान। अब संपूर्ण उत्तरी मैदान में मैप में पता न रहे संपूर्ण उत्तरी मैदान कौन है, दक्षिणी मैदान कौन है, तो क्या जानेंगे। तो इसीलिए मैप का अध्ययन होना जरूरी है, मैप के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगले नए अध्याय के साथ, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।